आ रहा है, तो वो लेक्चर मेरे पास यहाँ पे है, हम आगे जा सकते हैं। आप तो आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हैं कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आगे जाने से पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर करें। जी। ओके, अगर नहीं है तो हम फिर आगे जाते हैं। ओके सो ओके सो यहाँ तक हम आए थे इक्वेशन नंबर 8। अब आपको पता है कि हमारे पास एक यूजुअल रिलेशन है change in entropy के लिए for a reversible process, and that is delta S is equal to T1 T2 dq by T. Okay, so this is a usual relation for change in entropy in case of a reversible process. ओके, अब लेट सपोज हम इसमें से एक टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो कंसीडर कर ले। फॉर एग्जांपल लेट T1 is equal to 0, okay, and T2 is any other temperature. तो यहाँ हमने आगे जो ये जो इक्वेशन हमारे पास 8 आया है, इससे हम आगे इसको यूज करके इस इक्वेशन पे, लेट्स सपोज इसको अगर मैं इक्वेशन 9 कह दूं, इस इक्वेशन 9 पे इसको यूज करके हम एंट्रोपी की वैल्यू किसी भी टेम्परेचर पे भी मालूम कर सकते हैं। अब तक जो हम एंट्रोपी मालूम करते थे तो हम ज्यादातर चेंज की बात कर रहे थे, तो हम अब भी किसी आम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं अगर हमारा एक रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास एस एट टेम्परेचर टी माइनस एस एट टेम्परेचर जीरो इज इक्वल टू जीरो टू टी डी क्यू बाय टी। अब हमें पता है कि एंट्रोपी एट द एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर टी इज गिवन एज जीरो टू टी dq divided by t. So let's suppose this is your equation number 10. So इस इक्वेशन को यूज करके हम एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो किसी खास टेम्परेचर पे मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम जब इस एब्सोल्यूट जीरो से इस टेम्परेचर टी पे आ गए तो जाहिर है कोई खास प्रोसेस हमने फॉलो किया हुआ होगा। तो लेट्स सपोज अगर हमने ये प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेट सपोज हमने प्रोसेस किया हुआ है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम you will have the entropy is this equation 9 you can write s okay, okay t is equal to 0 to t और डी क्यू के बजाय हम लिख सकते हैं सी वी डी टी divided by t. So this is another equation for the measuring entropy at constant volume at any temperature T. For example, let's have this equation number 10. और अगर हमने ये प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर किया हुआ है, so at constant pressure, what you can write S P T is equal to 0 to T and dq की जगह हम Cp dt लिखेंगे divided by T. So this is your equation number 11. सो इक्वेशन नंबर 10 और 11 यूज करके आप किसी भी टेम्परेचर पे आप एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम एक स्पेशल रिलेशन जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और वो ये कि if this temperature tends to
0। ये जो इक्वेशन नंबर 10 और 11 में हमारे पास जो टेम्परेचर है, अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब है कि एस वी 0 will be equal to 0. Okay, and ST0 equal to, because we know that when T is equal to 0, according to the Planck theorem, when T is equal to 0 to S is equal to 0. So इसका ये मतलब हुआ कि इक्वेशन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंटीग्रल 0 टू टी सी वी डी टी बाई टी इज इक्वल टू 0। तो जाहिर है इसमें जो चीज हमारे पास 0 हो सकती है वो सी वी ही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि उनके विद रिस्पेक्ट टू टी तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट सी वी इज इक्वल टू 0 एट टी टेंस टू 0। इसी तरह इक्वेशन नंबर 11 से आप ये नतीजा खास कर सकते हैं कि सी पी डी टी बाई टी इज इक्वल टू 0। तो जाहिर है इस इंटीग्रल में जो चीज 0 हो सकती है वो ये सी पी है। तो इसका मतलब है कि सी पी इज इक्वल टू 0 एट टी अप्रोचेस 0। सो ये हमारे पास दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गए। फॉर एग्जांपल इस रिलेशन को मैं 12 कह दूं और लेट्स सपोज इस रिलेशन को जो है मैं 13 कह दूं। तो नॉर्मली आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में आम टेम्परेचर पे आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो सी और सीपी जो है वो कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हीट कैपेसिटीज है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि जीरो हो रहे हैं। और जाहिर है कोई चीज एकदम जीरो तो नहीं होती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम्परेचर अगर आप रिड्यूस करते हैं तो वो चीजें जीरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये प्लॉट कर देते हैं ओके, अगर ये हम तो नॉर्मली ये अगर हमारे पास सी है और सॉरी ये अगर हमारे पास टेम्परेचर है और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सी है लेट्स सपोज, वो सॉरी ये मैं इसको ज्यादा बेहतर वो इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे ख्याल में anyhow we are going to simple, so let's suppose this is T and let's suppose this is C। तो यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू 0, सी वी तो आपके पास 0 है और हमें पता है कि किसी आम फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास एक टेम्परेचर है ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये कोई हायर टेम्परेचर वैल्यू है। इस पे हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ये एग्जैक्टली कांस्टेंट भी नहीं होता, थोड़ा सा यू कैन से कि इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके, क्योंकि सो अब हम जब टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो ये जो वैल्यू है दिस इज जनरली इक्वल टू 11। ओके, सो लेट्स सपोज ये हमारे पास टेम्परेचर है और इस पे लेट्स सपोज ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो कांस्टेंट आ रही है। अब जैसे आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो ये सीवी की एक फिक्स वैल्यू होगी किसी भी गैस के लिए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करने लगते हैं तो ये जो है रिड्यूस होने लगता है और फिर जाके जो है ये 0 पे आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर सीवी। इसी तरह सीपी की वैल्यू आप कर सकते हैं, सीपी की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है। सो लेट्स गो लाइक दिस। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कलर से शो करूं, लेट्स सपोज रेड से। सो
तो ये भी आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन होती है। सो दिस इज़ फॉर सीपी। सो कीप इन माइंड कि जैसे-जैसे आप एक आम नॉर्मल टेम्परेचर, सो दिस इज़ यू कैन से रूम टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल। सो जैसे-जैसे आप रूम टेम्परेचर से जो है वो नीचे जाने लगते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती और वो रिड्यूस होने लगती है और रिड्यूस होते-होते जो है फिर वो आके जाके 0 पे पहुँच जाती हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने देखा कि हम जब लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐज़ वी गो टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो आप लोगों ने देखा कि डेल्टा जी भी 0 हो रहा है, तो ये बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन है। डेल्टा एच भी 0 हो रहा है, तो ये भी बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन है। इसी तरह डेल्टा एस भी 0 हो रहा है। इवन एस बज़ाते खुद 0 हो रहा है और अभी हमने ये देखा कि सीपी भी 0 हो रहा है और सीवी भी 0 हो रहा है। तो इसी तरह बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर पे हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। जिस तरह से आप लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी कि जब आप हाई टेम्परेचर के वेलोसिटीज़ की तरफ जाने लगते हैं, तो चीज़ें जो है वो चेंज होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आम स्पीड्स पे आपने कभी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं की होगी, कभी आपने टाइम डायलेशन की बात नहीं की होगी, कभी आपने मास वेरिएशन की बात नहीं की होगी। लेकिन जैसे आप हाई स्पीड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज होने लगती है। तो सेम इज़ द केस हियर। फॉर एग्ज़ाम्पल एट लो टेम्परेचर, this is the situation at low temperature। सो चीजें जो है चेंज होने लगती है। इसी वजह से हमारे पास जो है एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसको हम कहते हैं लो टेम्परेचर फिजिक्स, कि जहाँ पे आम जो क्लासिकल फिजिक्स है वो उससे चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाती है। आम जिस तरह से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप देखते हैं कि क्लासिकल लॉज जो है वो फेल हो जाते हैं एट वेरी हाई स्पीड। इस तरह लो टेम्परेचर फिजिक्स जो है इस पे भी बहुत सारी चीजें जो है वो फेल हो जाती है जो कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा सुपर कंडक्टिविटी का। ओके, सो अब जो सुपर कंडक्टिविटी है ये एक ऐसा फिनोमिना है कि ये हमेशा लो टेम्परेचर पे ही आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। गो कि लोगों ने अभी बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट किए हैं और लोग चाहते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी को जो है वो हम आम टेम्परेचर पे भी उसको हम देख सके। लेकिन उसमें लोगों को अभी तक कामयाबी नहीं हुई। तो सुपर कंडक्टिविटी या आप लोगों ने सुना होगा एक स्टेट का जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है कि ये बहुत लो टेम्परेचर पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे नहीं होता। इसके साथ एक और वो है स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम कहते हैं फर्मी डिराक कंडेंसेशन। तो ये भी एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है कि जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आप लो टेम्परेचर पे चले जाते हैं, चीज़ें जो है वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से जो है वो डाइवर्ट करने लगते हैं। ओके? सो अब क्वेश्चन ये है कि अब हम उस टेम्परेचर तक कैसे पहुँच सकते हैं, जो कल हम बात कर रहे थे कि हाउ वी कैन रीच। ये तो हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है या थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है कि अगर टेम्परेचर इस तरह हो जाता है तो हम जो है चीज़ों को फिर इस तरह से देखेंगे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ी-सी डाइवर्ट करते होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम प्रैक्टिकली ज़ीरो टेम्परेचर पे कैसे पहुँच सकते हैं? तो इसके लिए जो एफिशिएंट मेथड यूज़ किया जाता है वो ये कि आपके पास एक सिस्टम है।
ओके। और इसको आप एक ऐसे टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ कनेक्ट करें कि लेट्स सपोज उसका टेम्परेचर T2 है और उसका टेम्परेचर जो है वो T1 है। तो अगर T2 लेस देन T1 है, तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द रिजर्वायर, और इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ओके। सो इसी तरह ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आप कर देते हैं, बार बार इसको रिपीट करते जाए, उसके बाद जो है जब इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है, तो आप कोई और रिजर्वायर पे रख के इसका टेम्परेचर T3 है, सच दे जो T3 है वो T2 से कम होगा, तो अगेन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ हीट। तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर आ जाएगा T3 पे, तो आप किसी और रिजर्वायर को ले ले जहाँ पे T4 जो है वो लेस देन T3 है, तो अगेन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ हीट। इस तरह इस प्रोसेस को आप मेनी डिफरेंट स्टेप्स में कंटिन्यू करें, सो यू विल रीच एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। ओके। सो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर वो जो हमारे आखिरी लोअर टेम्परेचर होगा, क्या वो एब्सोल्यूट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। सो वी कैन रीच, for example, theoretically, the absolute zero of temperature by reverse by mm, say, ओके। सो थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने सिस्टम को एक रिजर्वायर पे रख के जिस रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो सिस्टम के टेम्परेचर से कम हो, तो ये आफ्टर सम टाइम ये इसके साथ थर्मल कांटेक्ट में आ जाएगा, सॉरी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर उसको हम अगर दूसरे रिजर्वायर के साथ तीसरे के साथ रखते हैं एंड सो ऑन, इसको आप कंटिन्यू करें तब तक जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो जीरो पे आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है सिस्टम पे वो स्टेट आई से फॉर एग्जांपल स्टेट एफ में चला गया है। ओके। तो अब जो स्टेट आई है उसके हमारे पास जो टेम्परेचर है और जो एंट्रोपी है उसको हम एस आई कह देते हैं, जो टेम्परेचर है उसको हम टी आई कह देते हैं, और इसके साथ कोई फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड है उसको हम एक्स आई कह देते हैं। ओके। दिस कुड बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल दिस कुड बी a specific heat। तो उनके स्पेसिफिक हीट के लिए अभी से हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन डेवलप किया हो। तो इसी तरह जो एफ स्टेट है वहाँ पे एंट्रोपी एस एफ है, टेम्परेचर जो है वो टी एफ है, और फॉर एग्जांपल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्स एफ है। एक्स एफ इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो हमने अभी डेवलप किया हुआ है, सो एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट विल बी, तो ये आपके पास पहले वाली स्टेट में इस तरह एस एफ स्टेट में आपके पास दिस इज एक्स एफ टी एफ, ये वही हमारे पास दो इक्वेशन वो कौन से आए थे, 11 12 थे, पता नहीं कौन से थे, तो उसी को मैं जस्ट जनरलाइज कर रहा हूँ, या ये 11 और 12 को। ओके। तो ये वही 11 और 12 इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 to TF
सी एक्स एफ डी टी डिवाइडेड बाई टी। अब चूंकि हम बात कर रहे थे कि हमने एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस यूज किया हुआ है, एंड वी नो दैट एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू एंट्रोपी इन द फाइनल स्टेट। So entropy in the initial state is 0 to Ti Cxi dt by T is equal to 0 to Tf Cxf dt by T। ओके, सो लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई इक्वेशन हुआ, लास्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सा था, 13। तो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 14। अब हम एक सपोजिशन करते हैं कि लेट्स सपोज टी एफ इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कोई नॉन जीरो टेम्परेचर है। ओके, और जो फाइनल टेम्परेचर है जो हम उसको हम जिस तरह से हम कर रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कोई रूम टेम्परेचर है, और हम रिवर्सिबल डायबिटिक प्रोसेस कर रहे तब तक कि जब टी एफ जो है वो जीरो तक पहुंच जाए। तो अगर टी एफ जीरो है तो इसका मतलब है कि एस एफ जीरो है। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक थ्योरम, अगर एस एफ जीरो है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0 टू टी एफ सी एक्स एफ डी टी बाई टी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सी एक्स एफ हमारे पास 0 है। ओके, सो ये लेट सपोज इक्वेशन नंबर 15 हो गया। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 14 में देखा था कि हमारे पास ये जो है ये दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर हमारे पास ये सी एक्स एफ फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इसको मैं 15 कह देता हूँ, और लेट सपोज मैं इसको 16 कह देता हूँ। तो अगर मैं 15 और 14 को कंपेयर करूँ, तो कंपेयर 14 या कंपेयरिंग की बात तो अपनी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि यूजिंग 15 इन 14, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपके पास 0 टू टी आई सी एक्स आई डी टी बाई टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ये वाला 0 है। तो अगर ये 0 है तो इसका ये मतलब हुआ कि सी एक्स आई इज इक्वल टू 0। अब ये सी एक्स एफ इज इक्वल टू 0। ओके, इस पे हम ये कंडीशन इम्पोज करते हैं एट टी एफ इज इक्वल टू 0। दिस इज 16। ओके, और यहाँ पे आपके पास सी एक्स आई इज इक्वल टू 0 एट टी आई नॉट इक्वल टू 0। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 17। तो अब सी एक्स आई फॉर एग्जाम्पल सी एक्स लेट सपोज ये सी वी है, ओके, या सी पी है। तो सी पी अपनी इनिशियल स्टेज में जहां पे टेम्परेचर 0 नहीं फिर भी 0 है, और सी वी या सी पी अपने फाइनल स्टेट में जहां पे टेम्परेचर 0 है तब भी 0 है। तो ये दोनों जो है एक साथ जो है वो ट्रू नहीं हो सकते। दो चीजें हैं आपके पास, एक ये कि सी एक्स आई इज इक्वल टू 0 एट टी आई नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे सी एक्स एफ इज इक्वल टू 0 एट टी एफ
इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे उसकी सेम वैल्यू पॉसिबल है, जबकि आपके पास जो टी आई है वो 0 नहीं है, बल्कि टी आई इज रियलिटी इज ग्रेटर देन 0। तो सी एक्स आई 0 हो सकता है एट टी आई इज इक्वल टू 0, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट टी आई ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। तो जो इक्वेशन नंबर 13 है, जो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 नहीं है, वो दूसरा है, ये जो इक्वेशन नंबर 14 हमारे पास आया था, सो इसका मतलब है कि इट कैन नॉट बी ट्रू। और ये इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू आ रहा, नॉट ट्रू आ रहा है कि हमने ये सपोज किया हुआ है कि हम एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है हमारे इस सपोजिशन के बाद आया है कि हमने ये कहा कि लेट सपोज हमारे पास एक टेम्परेचर जो है हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। कहाँ पे था जो हमने इनिशियली एक टेम्परेचर वो डेवलप किया हुआ था, ये वाला, बल्कि ये हमने एक सपोजिशन की थी कि अगर T1 हमारे पास 0 होगा तो हम ये सपोजिशन हमारे पास इस तरह का एक इक्वेशन जो है वो बन सकता है। इस इक्वेशन को जब हम आगे हमने कर दिया तो हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि कोई आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ज़ाहिर है, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू जो है वो कैसी इक्वल आ सकती है। तो ये एक कंट्रडिक्शन हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 14 है, इट कैन नॉट बी ट्रू। So from comparison of equation 16 and 17, we conclude that equation 14 cannot be true। और ये इक्वेशन 14 हमारे पास इसलिए आया था कि हमने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंसीडर किया था कि हम एब्सोल्यूट जीरो तक हम अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करें, वो एडियाबैटिक कंप्रेशन वाला प्रोसेस अगर हम कंटिन्यू करें तो हम उस पे पहुंच सकते हैं, जीरो टेम्परेचर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम ये इज्यूम करें कि हम जीरो टेम्परेचर पे पहुंच सकते हैं तो आगे से चीजें जो है वो खराब होने लगती है। तो इसका मतलब है कि क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि हाउ एक ही क्वांटिटी जो है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे जीरो हो सकती है, जबकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हो। तो इसका मतलब है कि हम जीरो पे एक्चुअली पहुंच ही नहीं सकते। ओके, सो व्हाट वी कैन से, द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेन्ड। सो यही आपके पास जो है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि आप एब्सोल्यूट जीरो के करीब करीब तो जा सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी आप एब्सोल्यूट जीरो पे एग्जैक्टली पहुंच नहीं सकते। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको कभी कभी हम कहते हैं unattainability statement of the third law of thermodynamics. So this is known as the un of the third law। तो
थर्ड लॉ आपको ये कहता है कि यू कैन नॉट रीच द एब्सोल्यूट ज़ीरो। और इसके एक लॉजिक भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने ये एक लॉ पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ, जिसमें आप कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। ओके, तो जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे-जैसे टेम्परेचर कम होता है, तो वॉल्यूम कम होता है। तो जनरली आप लोग जो है इस तरह का एक प्लॉट जो है वो आप बना लेते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज वॉल्यूम और ये आपके पास टेम्परेचर है। तो लेट्स सपोज ये जो हमारे पास टेम्परेचर है, लेट्स सपोज दिस इज रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल। यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज 300 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर पे यू नो दैट आपके पास कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम होती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगता है। और ये आपको पता है कि सारे गैसेस जो है वो या सारी मटेरियल जो है वो एक्सपेंड करने लगते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब अगर आप टेम्परेचर जो है वो कम करना शुरू कर दे, तो जाहिर है ये आपका टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम जो है वो कम होगा, कम होगा, कम होगा। तो थ्योरेटिकली एक स्टेज आ जाएगा, ओके, एट 0 केल्विन, कि जहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है वो जीरो होना चाहिए। दैट इज व्हेन टी टेंस टू जीरो, तो वॉल्यूम जो है वो जीरो होना चाहिए। लेकिन ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर आपके पास एक सिस्टम है, गैस है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से करीब होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई टेम्परेचर है T1, तो इस पे ये आपके पास सिचुएशन है, वॉल्यूम आपके पास V1 है। अब अगर आपने टेम्परेचर कम किया हुआ है T2 विच इज लेस देन T1, तो ये जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान जो गैप है ये कम हो जाएगा। ओके, तो इनके दरमियान ये गैप कम हो जाएगा और वॉल्यूम जो है V2 इधर तक आ जाएगा, जो कि V1 से कम होगा। तो इसी तरह आप करते जाए, एक स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे कि जहां पे आपके पास जो है सारे मॉलिक्यूल इधर ही होंगे। ओके, सारे मॉलिक्यूल, तो आपके पास इतना वॉल्यूम होगा, लेकिन वो जीरो तो नहीं होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम तो जीरो नहीं है। आप कुछ भी कर ले, लेकिन आप मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को जीरो नहीं कर सकते। तो आप अगर किसी भी टेम्परेचर पे पहुंच जाए, लेकिन वी को आप जीरो नहीं कर सकते। अगर आप वी को जीरो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आप टी को भी आप जीरो नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप टी इज इक्वल टू जीरो के करीब करीब जो है वो आप पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो आपको ये कहता है कि अगर आप एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होने लगती है। फॉर एग्जांपल चेंज इन गेस फ्री एनर्जी जीरो है, चेंज इन एंथैल्पी जीरो है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, एंट्रोपी बजाते खुद भी जीरो है, सीपी और सीवी भी जीरो है। लेकिन ये सारी चीजें जो है हमारे पास थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन है, और प्रैक्टिकली हम इस तरह का कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि हम एब्सोल्यूट जीरो को अटेंड नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग, बट you can reach it very near temperature of absolute zero। तो वहां पे फिर ये चीजें डेफिनेटली नॉर्मली बिहेवियर से थोड़ा सी इसकी जो बिहेवियर है दैट इज अ बिट डिफरेंट। दैट इज व्हाई वी हैव लो टेम्परेचर फिजिक्स, और लो टेम्परेचर फिजिक्स में जो है ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। फिर ये है कि आगे जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरू करेंगे, तो वहाँ पे ये जो सीवी है, इसकी थ्योरेटिकल डिटेल हम पढ़ेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप जीरो टेम्परेचर पे के करीब आना शुरू कर दे। तो आपके पास ये जो वेरिएशन है, ये यू सी हियर, कि आपके पास जो सीपी और सीवी जो है वो चेंज होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, और एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो पे पहुंच जाती हैं। तो वहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन करेंगे। बट एट द मोमेंट आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि व्हेन यू आर रीचिंग द वेरी लो टेम्परेचर नियर टू द एब्सोल्यूट जीरो, तो आपके पास जो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो कांस्टेंट नहीं रह जाती, और वो चेंज होने लगती है, या सिस्टम का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं रह जाता। जो कि आम नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं, सिस्टम जो है वो भी एबनॉर्मली बिहेव करता है। और दूसरी बात ये कि हम प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट जीरो पे
पहुँच नहीं सकते। लॉजिकली भी हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पहुँच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सॉरी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं, जो कि यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक हीट का कहा कि कैसे पॉसिबल है कि कोई क्वांटिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट हो और वो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे जिसमें से एक टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो हो, उस वहाँ पे वैल्यू और किसी भी दूसरे टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू बराबर हो। तो ये हो नहीं सकता। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास आया है, वो इस वजह से आया है कि हमने ये सपोज़ किया हुआ था कि येस, वी कैन रीच एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो the thermodynamic is actually about the unattainability of the absolute zero. So you cannot attain the absolute zero in any finite number of steps. Yeah, in any practical procedure, you cannot attain the absolute zero. तो मैंने तो आप लोगों को आधा घंटे का कहा था, शायद टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। इंशाल्लाह 2 बजे जब हम दोबारा आएँगे, तो हमारे सिर्फ़ आखिरी 2 टॉपिक रहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर आप लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एडवांस में देख लें, तो मैं जल्दी-जल्दी उसकी जो पोस्टुलेट है, वो आपको बता दूँगा और उसके बाद वो इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल है, उसमें कुछ कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है, वो कर देंगे, तो हमारा थर्मोडायनामिक का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सही है? ठीक है सर। ओके, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कर ले जल्दी-जल्दी, नहीं है तो फिर 2 बजे आते हैं, उधर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सही है? तो मेरे ख़्याल में आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आ रहे।